हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर रुपेश कुमार। आज मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लेकर आ गया हूं। टॉपिक का नाम है रेजोनेंस या फिर अनुनाद। इसमें हम लोग डिटेल में समझेंगे रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, ये भी हम लोगों ने देखेंगे। साथ ही साथ रेजोनेंस थ्योरी को भी समझेंगे, रेजोनेंस का सिद्धांत क्या है ये भी हम लोग डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। हम GOC जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज़ कर रहे हैं हम लोग, है ना, जिसमें एक एक करके हम बेसिक्स कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको ऑर्गेनिक को अच्छे से समझना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर अच्छी पकड़ बनानी है, डिटेल में समझना है तो। इससे पहले मैंने इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट का भी वीडियो मैंने बनाकर अपलोड कर दिया है, आप उसको भी देख सकते हो, जिसका लिंक आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम समझते हैं रेजोनेंस होता क्या है। इससे पहले हम एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल्स हो गया या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलेंगे हम, है ना, कोई भी मॉलिक्यूल्स या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, तो वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखते हैं। वैलेंस बॉन्ड, है ना, वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग। पता है आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है ये सब। देन हम लोग या फिर उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, बॉन्ड के फॉर्म में हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में ले लूँ आपको CO2 का, है ना, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, मतलब इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में देखेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कार्बन से बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट हो रहा है। इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में, और किस में है, कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस फॉर्म में वैलेंस बॉन्ड, इसको बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर या फिर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ज़्यादातर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं। बट होता क्या है, ये जो वैलेंस बॉन्ड है ये ऑल प्रॉपर्टीज़ को, जो भी इसके जितने भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं इस मॉलिक्यूल्स के, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है ना। मतलब ये जो वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर है, मान लेते हैं इस फॉर्म में CO2 केस में हम लोग देख रहे हैं, जो या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाए हैं, वो इसके सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, तो होता क्या है, तो ये वैलेंस बॉन्ड जब एक्सप्लेन नहीं कर पाता है प्रॉपर्टीज़ को, जैसे मान लेते हैं हम लोग हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो डेल्टा HF हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, अगर प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखें, या फिर बॉन्ड लेंथ हो गया, है ना, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, ये सभी प्रॉपर्टीज़ को एक ही स्ट्रक्चर, एक वैलेंस बॉन्ड का स्ट्रक्चर, वैलेंस बॉन्ड से जो बना स्ट्रक्चर, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तब के केस में हम क्या, एक कॉन्सेप्ट आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस ही इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर पाता है कि आखिर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन एक ही स्ट्रक्चर क्यों नहीं कर पा रहा है, आखिर स्ट्रक्चर होता कैसे ओरिजिनली में, तो उसको हम समझते हैं इस थ्योरी के थ्रू, जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जो होगा वो हमें क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स के सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कराने में हमें आसानी कर देगा। ठीक है, तो रेजोनेंस इसमें 2 इफेक्ट पे काम करता है, जो हम लोग पहले देखे हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट, है ना, इसको भी मैंने अपलोड किया प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, आप देखोगे तो, और इंडक्टिव इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट के वजह से क्या इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट के वजह से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंजेस होता है। जैसा यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल दिख रहा है आपको, ये सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है इसका। अभी CO2 मॉलिक्यूल का हम एक एक करके हम समझेंगे, तो इसका एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर आता है जो इस सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पाता है एग्जैक्ट। होता क्या है, अगर हम इस CO2 मॉलिक्यूल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देखेंगे तो इसका बॉन्ड लेंथ, हीट ऑफ डेल्टा H मतलब हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टेबिलिटी अलग वैल्यू आएगा। अगर स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम लोग अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर मान लेते हैं या रियल स्ट्रक्चर मान लेते हैं इसका, तो फिर ये डेल्टा H ये सब का वैल्यू डिफरेंट आ जाता है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, रेजोनेंस, जो क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा इसका एग्जैक्ट, इसका वैल्यू है क्या और इसका एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर है क्या, किस पे बेस्ड है रेजोनेंस, तो एक इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट पर ही बेस्ड है। इन दोनों इफेक्ट को यूज़ करके ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे, उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। दें एक एक करके हम यहाँ पे समझते हैं इसको, फिर आपको बहुत ही आसानी से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम लेते हैं एग्जाम्पल में CO2 का, तो CO2 अगर हम इस स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट दे देता हूँ मैं, अगर इस स्ट्रक्चर को हम एक्चुअल स्ट्रक्चर इसका मान लेते हैं या फिर फाइनल स्ट्रक्चर मान लेते हैं, तो ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड लेंथ होना चाहिए वो होना चाहिए 2.44 आर्मस्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड का जो लेंथ होना चाहिए वो होना चाहिए 1.22 आर्मस्ट्रांग होना चाहिए। अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को, इसका CO2 का क्या करें, एक्चुअल स्ट्रक्चर मान लें, कंफर्म कर लें कि एक ही स्ट्रक्चर बनता है, यही बनता है, तब के केस में ये होना चाहिए। ठीक है, और एक डेल्टा H
हीट ऑफ फॉर्मेशन बनने की उष्मा, CO2 बनने की उष्मा क्या होना चाहिए, 300 किलो कैलोरी होना चाहिए पर मोल। अगर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं ना अभी, तो इसमें क्या है, इसमें जिसमें से 150 किलो कैलोरी एक CO को बनने का है और 150 किलो कैलोरी एक और CO का बनने का है। ये हमारा हो गया बेसिक्स कॉन्सेप्ट हो गया इस स्ट्रक्चर के बेस में। बट रियलिटी में क्या होता है, बट रियलिटी में है ना, रियलिटी में क्या होता है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ होता है वो 2.30 आर्मस्ट्रांग होता है। वैसे डेल्टा एच जो फॉर्मेशन होता है वो होता है 336 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ठीक है, इस हम लोग क्या किया, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट देख रहे हैं, उसमें ये होना चाहिए, बट होता क्या है ओरिजिनल, ये होता है हमें इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है, अलग अलग हम इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं जिसमें बॉन्ड लेंथ ये सब हीट ऑफ फॉर्मेशन जहाँ पे मेजर किया जाता है। तब इसके बाद फिर क्या होता है, तब जाके हम ये होता है कि ये स्ट्रक्चर तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है CO2 के प्रॉपर्टीज़ को, जो हम लोग देखें ना उसके ऑल प्रॉपर्टीज़ को ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तब हम देखते हैं इसके 2 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और बन सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर और बन सकते हैं इसके। अब उसको देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया C, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, ये बता रहा हूँ कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लोन पेयर आपको पता है, कार्बन पे क्या होता है 2 लोन पेयर है, सॉरी ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है यहाँ पे, है ना। तो क्या करेंगे, ये लोन पेयर अगर इधर डोनेट कर दे, इसको भी हम लोगों ने किस में देखा था अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर, मीजोमेरिक इफेक्ट में, +M -M ये सब इफेक्ट हम लोगों ने पढ़े थे मीजोमेरिक इफेक्ट के थ्रू। तो ये लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट करता है तो ये वाला लोन पेयर इस ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट होगा। तो एक स्ट्रक्चर क्या बन रहा है यहाँ से, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्जेस आ रहा है और इस पे ऑक्सीजन के पे पॉजिटिव चार्जेस आ रहा है। ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर ये होगा, इसको हम सेकंड नंबर दे देते हैं। उसके बाद इसमें देखते हैं, मान लेते हैं इस वाले लोन पेयर इस बार इस कार्बन की तरफ आ रहा है और ये वाला लोन पेयर इस ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, मतलब बॉन्ड को अट्रैक्ट कर रहा है ऑक्सीजन। तब के केस में क्या हो रहा है, इस केस में यहाँ पे प्लस आ रहा है और ये ऑक्सीजन माइनस आ रहा है। ये स्ट्रक्चर को हम थर्ड नंबर दे देते हैं। ठीक है, अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें, इस स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं तो इसमें भी क्या होता है, डेल्टा इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं, डेल्टा एच जो फॉर्मेशन होता है वो 280 किलो कैलोरी पर मोल होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के जो बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें तो 2.53 आर्मस्ट्रांग होना चाहिए। तो ये भी क्या हो रहा है, जो रियलिटी में क्या है, ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड लेंथ 2.30 और डेल्टा एच फॉर्मेशन हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या है 336 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि ये भी क्या है गलत आंसर ही दे रहा है ना, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं मिल पा रहा है। इसलिए सेकंड भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इसके पूरा CO2 मॉलिक्यूल को पूरा डिटेल में उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को, ना ही ये वाला स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है CO2 मॉलिक्यूल के सभी प्रॉपर्टीज़ को। ठीक है, तब जाके फिर इसको क्या करते हैं, हम सभी स्ट्रक्चर को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तब अब देखो, अब इसके बाद इसमें ना तो अब CO2 मॉलिक्यूल हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको आगे कोई स्ट्रक्चर इसका नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हम लोगों ने दोनों टाइप से देख लिए, सेकेंड और थर्ड स्ट्रक्चर को भी देख लिया और फर्स्ट स्ट्रक्चर को भी देख लिया। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर अब इसमें पॉसिबल नहीं है, सिंपली इसको दिखाया नहीं जा सकता, पॉसिबल है बट हम इसको दिखा नहीं सकते, है ना। तो हम लोगों ने 3 स्ट्रक्चर देखे यहाँ पे। सबसे पहले देखा ये वाला, ठीक है, उसके बाद हम लोग सबको क्या कर रहे हैं, अब देखो यहाँ पे मैं ये वाला एरो का यूज़ कर रहा हूँ, इसका मीनिंग ये होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को दिखाता है ये, है ना। जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है बाय यूजिंग मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर इंडक्टिव इफेक्ट को यूज़ करके हम जितने भी स्ट्रक्चर बना पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार क्या हुआ, यहाँ से ले लिया था हम, यहाँ पॉजिटिव आया था, हम लोगों ने देखा एक पॉसिबिलिटीज़ क्या था, -चार्ज इस बार इसमें रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड प्लस। तो ये हो गया 3 ये स्ट्रक्चर बन गए CO2 मॉलिक्यूल के। इससे ज़्यादा पॉसिबल हम लोग बना नहीं सकते, होता है बट हम बना नहीं पाएंगे, मैक्सिमम हम 3 ही स्ट्रक्चर बना पाएंगे। ये क्या यूज़ किया हम लोग यहाँ पे, मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट को यूज़ करके हम लोगों ने बना दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं सभी स्ट्रक्चर को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और इसी को बोलते हैं हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर सब एक ही चीज़ है, ये सब तीनों स्ट्रक्चर ही क्या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ना। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्योंकि देखो एक एक रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू ही क्या हो रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो अब होता क्या है, तो जो रियलिटी में जो रियल में जो CO2 मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो क्या है, इन बिटवीन है, इन बिटवीन ऑफ दिस थ्री स्ट्रक्चर।
तब जो रियलिटी में अगर हम साइंटिस्ट लोगों के द्वारा मेजर किया गया तो पता चला कि इन तीनों स्ट्रक्चर के में तो नहीं है, CO2 मॉलिक्यूल पूरा डिटेल में प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा थे तीनों स्ट्रक्चर। तो उनका कहना ये हुआ कि CO2 मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इन बिटवीन होता है दिस 3 स्ट्रक्चर के, मतलब इन्हीं में से किसी बीच में उसका स्ट्रक्चर है जो हम इसमें ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। मतलब इन तीनों के बीच में ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है ना, जो एग्जैक्ट CO2 मॉलिक्यूल के उसका सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है, और उसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड स्ट्रक्चर, या फिर उसको बोलेंगे एक्चुअल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या हो गया? ये हो गया सब तीन। ये तीन क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ये सब तीनों क्या है? ये तीनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उसका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। बट इन तीनों में से ही, इनके तीनों के कंट्रीब्यूशन से या फिर तीनों के पार्टिसिपेशन से एक स्ट्रक्चर बनता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर या फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है किसका? CO2 मॉलिक्यूल्स का। तो इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से बनता है, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से ही बनता है, इसीलिए इसको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या हो रहा है और एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या हो रहा है। इसको अगर सिंपली हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर को लिखते हैं कैसे हैं, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड का क्या हो रहा है? चेंज होते जा रहा है ना, तो इस केस में हम डैश डैश करके लिख देते हैं। तो इस केस में भी बोल सकते हैं ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है ये भी हम लोगों ने देखा। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हीं तीन, यहाँ पे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इनके कंट्रीब्यूशन से ही हमें क्या मिलेगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर मिलेगा, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा, इसीलिए इसको कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बारे में वो समझ गए। तो यहाँ पर जो एरो मैंने बनाया है ये कोई रिवर्सिबल को शो नहीं कर रही है, पॉइंट आप याद रखेंगे, है ना। रिवर्सिबल नेचर को शो नहीं कर रहा है, ये बस क्या बता रहा है कि ये स्ट्रक्चर एक ही है, स्ट्रक्चर का एक ही मॉलिक्यूल का है, बट डिफरेंट किसकी वजह से है? इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहा है। उसको ये एरो दिखा रहा है, जिसको हम लोग रेजोनेंस का एरो बोलते हैं। रेजोनेंस अगर आपको दिखाना है, रेजोनेंस प्रॉपर्टीज को आपको शो करना है, तो आप इस वाली एरो का यूज़ करते हैं, डबल हेडेड एरो का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, उसी को कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, ये भी मैंने बता दिया। अब हम देख लेते हैं, अब हम जो समझते हैं, तो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना होगा, है ना, इन जो हम लोगों ने ऊपर में देखे तीनों स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना है, जो कि एक्चुअल स्ट्रक्चर है, उसमें क्या था? वो CO बॉन्ड, उसमें ना तो वो सिंगल बॉन्ड है, वो मान लेते हैं ये हमारा हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इस टाइप से, तो उसमें ना तो सिंगल बॉन्ड है, ना ही वो डबल बॉन्ड है, और ना ही वो ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या है वो? ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के इन बिटवीन में कहीं पर उसका बॉन्ड है, इसीलिए इसका बॉन्ड लेंथ कितना है? इसका बॉन्ड लेंथ था 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग है CO का। ठीक है, जो CO का बॉन्ड है वो ना तो सिंगल बॉन्ड है और ना ही डबल बॉन्ड है, वो कितना है? डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में कहीं का बॉन्ड है वो, है ना, मतलब इन बिटवीन में ही उसका बॉन्ड लेंथ है, सिंगल ना तो सिंगल है ना डबल है, इसलिए इसका बॉन्ड लेंथ कितना है? 1.5 आर्मस्ट्रॉन्ग इसका CO का। और हम लोगों ने क्या देखे? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो है 2.30 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये हमें क्या हो रहा है? एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहा है। इसके बाद हम लोग इस देखने वाले हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन को भी समझेंगे। तो ये जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आया है इसका, ये सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं रेजोनेंस। ये होता है रेजोनेंस का सिद्धांत, यही बोला है कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे उनका कंट्रीब्यूशन होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो जो कि पूरा प्रॉपर्टीज को उसका एक्सप्लेन कर पाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं इसका थ्योरी को समझेंगे, रेजोनेंस के सिद्धांत को समझेंगे, है ना। तो अब हम देख लेते हैं रेजोनेंस का डेफिनेशन समझ लेते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसके बेस पे हम लोग एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हैं। रेजोनेंस अनुनाद, या फिर उसको हम मेसोमेरिज्म भी बोल देते हैं, याद रखना, ठीक है। तो रेजोनेंस इज ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग बॉन्डिंग इन ए सर्टेन मॉलिक्यूल्स। क्या है? एक वे है किसको डिस्क्राइब करने के लिए? बॉन्डिंग सर्टेन मॉलिक्यूल्स का या फिर आयंस का, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। देखो रेजोनेंस मैंने क्या बताया? हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है जो एक्चुअली उसके सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पा रहा था। तो किस बेस पे हम उसको, किस बेस में उसको स्ट्रक्चर को बनाए थे? तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के कॉम्बिनेशन से, है ना। तो वही है रेजोनेंस इज ए वे ऑफ डिस्क्राइबिंग बॉन्डिंग इन सर्टेन मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जिसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बोल रहे हैं, या फिर जिसको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोल रहे हैं, इनटू ए हाइब्रिड स्ट्रक्चर इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब समझ में आ गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू हम स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं
वो पूरा प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करके, वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को यूज़ करके या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को यूज़ करके हम एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं या फिर रिज्यूम करते हैं, वो जो कि पूरा प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पाता है। यही प्रॉपर्टीज़ या यही जो इसी को बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस। अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा रेजोनेंस होता क्या है। जैसे कि अभी हम लोगों ने CO2 मालिक्यूल के केस में डिटेल में समझा कर, हम एक और मालिक्यूल का एग्जांपल ले लूँ मैं, CO3 2-, ठीक है। तो इसको हम किस बात समझेंगे, ये हो गया ऑक्सीजन पे माइनस है, ठीक है, माइनस हो गया। अब देखो इसका रेजोनेटिंग में बनाऊंगी स्ट्रक्चर तो क्या होगा, ये निगेटिव चार्जेस यहाँ जाएगा, किस प्लेस में, -+m के केस में बता रहा हूँ, है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर भी लग रहा है। एक केस ये बन जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, ये तो माइनस ही है। उसके बाद क्या हो रहा है, एक केस में ये वाला यहाँ पे जाएगा, ये वाला जाएगा, तो एक ही स्ट्रक्चर और बन जाएगा उसका इस फॉर्म में। तो ये माइनस ही है, इस बार ये माइनस में है, ये तो इस टाइप से 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। इसको अगर हम सिंपल वे में इसको अगर दिखा दूँ मैं, तो कैसे बना सकता हूँ इसको मैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा था, यहाँ पर अगर मैं इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना दूँ, है ना, तो यहाँ पे कितने निगेटिव चार्जेस हैं, 2। ये हो गया हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका अगर मैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर को दिखाने का ट्राई करूँ, एक एज्यूम जैसे हम लोगों ने बुक में जैसे बना रहता है, तो उस केस में क्या हो रहा था 2 निगेटिव आयन्स है यहाँ पे, है ना, 2 निगेटिव आयन्स कितने में वो ट्रांसफर हो रहा है, 3 ऑक्सीजन में ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको हाइब्रिडिंग स्ट्रक्चर में बनाऊँ अगर एक सिंपल एज्यूम करके, तो 2/3 निगेटिव लिखेंगे, -2/3 -2/3, मतलब 2 निगेटिव चार्जेस 3 ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है। ये हो गया, मान लेते हैं हम लोग एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो इसके सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहा है। ये होता है रेजोनेंस। ये जो प्रॉपर्टीज़ है, जो हम सिद्धांत जो पढ़े अभी, ये सब किस में आता है, रेजोनेंस में आता है, ठीक है। तो क्या है रेजोनेंस, एक वे ऑफ डिस्क्राइबिंग बॉन्डिंग इन ए सर्टेन मॉलिक्यूल आयंस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम देखते हैं रेजोनेंस का सिद्धांत क्या। दोस्तों अब हम समझने वाले हैं रेजोनेंस का थ्योरी, ठीक है, एक एक करके समझेंगे रेजोनेंस थ्योरीज को। सबसे पहला पॉइंट है इसका, इफ़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल। देखो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का पॉसिबल है किसी भी मॉलिक्यूल्स में, तो वहाँ पर क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। जैसे इस मॉलिक्यूल में देख रहा हूँ, यहाँ पे निगेटिव चार्जेस है, वो यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, देन ये वाला निगेटिव चार्जेस यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पॉसिबल हो रहा है। निगेटिव आयंस क्या इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे पॉसिबल है, तो यहाँ पर भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। ये होता है पहला रेजोनेंस का थ्योरी, सिद्धांत हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड देखते हैं, एवरी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैविंग ए सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, और ये भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप टोटल इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करोगे तो तीनों में क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी एक पॉइंट होता है रेजोनेंस का, ठीक है, रेजोनेंस थ्योरी में। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ऑल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब देखो तीनों क्या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। इससे जो हाइब्रिड बना है, जैसे मैंने अभी बताया था, है ना, इस फॉर्म में बनेगा। कितने निगेटिव आयंस है, 2 निगेटिव आयंस है, तो -2/3 सभी में डिवाइड होगा। जो निगेटिव आयंस है और 2 निगेटिव आयंस है वो 3 में डिवाइड होगा, तो 2/3 मिलेगा। तो ये होगा, इस फॉर्म में दिखाते हैं इसको, डबल बॉन्ड को डैश कर देते हैं क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना। तो ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आपका जो बना है, या सॉरी हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बना है, इसमें सभी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का क्या है, पार्टिसिपेशन है, कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। अब अगला है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा। हाँ, अगला पॉइंट हम देखते हैं, अगर मान लेते हैं 1 2 3 में हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि 3 जो है वो मोर स्टेबल है, तीनों में 3 जो है मोर स्टेबल है। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन टू द हाइब्रिड से, तो कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा उसका इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। ये मान लेते हैं हमारा हाइब्रिड है, जैसे मैंने बताया है आपको। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में थर्ड का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन किस में होगा, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में होगा। ये भी मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में समझा दिया है, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस एक्सप्लेन करने को। एक होता है बेंजीन का हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर होता है एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका, और दूसरा ये होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और एक होता है एक स्ट्रक्चर ये भी बनता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, एक होता है इस टाइप से, और एक और होता है ऐसा करके बना देते हैं, ठीक है। ये तीनों रेजोनेटिंग, इसमें से ये तीनों क्या है, डेवार का स्ट्रक्चर है, याद रखना। ये दोनों स्ट्रक्चर जो है वो कैकुले का स्ट्रक्चर है, साइंटिस्ट के नेम है कैकुले और डेवार, जिन्होंने स्ट्रक्चर दिए थे। तो देखो ये पांचों बेंजीन के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं,
है ना। बट ये दोनों जो है ना, कैकुले वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू डेवार स्ट्रक्चर। तो ये कैकुले स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होने की वजह से इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बन रहा है, जैसे एज्यूम कर लेते हैं इस टाइप से, है ना, इस टाइप से हम बोल देते हैं। तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो बनेगा, उसका जो कंट्रीब्यूशन है परसेंटेज, है ना, इस स्ट्रक्चर में इस कैकुले वाला स्ट्रक्चर का परसेंटेज ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डेवार स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर कैकुले वाला जो स्ट्रक्चर है, ये दोनों स्ट्रक्चर जो मैं यहाँ पे बनाया हूँ, है ना, ये और ये, इनका क्या है, स्टेबल ज़्यादा ही है। ये जितने ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, उतना ही ज़्यादा उसका परसेंटेज होता है कंट्रीब्यूशन में हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब हम देख लेते हैं मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स मोर स्टेबल, मतलब जिसमें ज़्यादा कोवेलेंट्स बॉन्ड होंगे, जिस भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर में ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो ज़्यादा स्टेबल होते जाएगा। जैसे ये हो गया, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा है। अगर मैं इस केस में देखूँ तो अगर इस टाइप से अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड कम है ना, इसमें जैसे मान लो 4 कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें कितने हैं, इसमें अगर इस फॉर्म में है ये, ठीक है, इसमें कितने हैं, 3 कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। तो ये सिंपल सा आप याद रखेंगे, मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स स्टेबल, उतना ही ज़्यादा होते जाता है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का। अगला पॉइंट है मोर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी। अगर मान लेते हैं हम एक एग्जांपल लेके, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ए है एक और मॉलिक्यूल्स बी है, इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, और 5 में बी में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें 5 बनता है तो ये मोर स्टेबल होगा, ये बोलना चाह रहे हैं। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होते जाएगा। ये भी एक, ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। एक पॉइंट और है, पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल देन नॉन पोलर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अगर हाँ, ये जैसे मान लेते हैं ये वाला हो गया, एक CO2 का हम लोग बना लेते हैं अभी। तो एक क्या था हमारे पास, जैसे हम लोगों ने देखा था प्लस था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन रहा है ना। अगर डोनेट करने के बाद क्या होगी ये, तो ये क्या है, पोलर स्ट्रक्चर है, और CO2 इसमें क्या है, कोई भी चार्जेस है नहीं ना, तो ये क्या है, हमारा नॉन पोलर है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं नॉन पोलर जो होता है ना वो मोर स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू पोलर। तो देखो ये नॉन पोलर ज़्यादा मोर स्टेबल है, तो इसका क्या होगा, ये मोर कंट्रीब्यूशन टू द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो इसका क्या होगा, इस नॉन पोलर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या था, नॉन पोलर जो स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, तो मैंने बताया आपको जितना ज़्यादा स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा किसमें, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में। तो ये सब हो गया रेजोनेंस का, हम लोगों ने क्या किया, थ्योरी के करके इसको सिद्धांत को हम लोगों ने समझ लिए। अब हम नेक्स्ट कुछ टॉपिक पे चलते हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट रहता है। अब हम एक टॉपिक देखने वाले हैं, रेजोनेंस एनर्जी। क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी, द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड दैट ऑफ द हाईएस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो एनर्जी का वो डिफरेंस है, एक हाईएस्ट स्टेबल, जैसे मान लेते हैं हम अभी, है ना, CO2 के केस में भी देख लेते हैं, ये हो गया एक ही स्ट्रक्चर, ये था CO2 केस में, एक ही स्ट्रक्चर प्लस था, इसमें था एक ही क्या माइनस था, एक क्या था, ये स्ट्रक्चर था, 3 स्ट्रक्चर था CO2 केस में। अगर मान लेते हैं ये हाईएस्ट स्टेबल है, हाईएस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ यहाँ पे, हाईएस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसका और इससे तीनों से एक जो हाइब्रिड बना है, हाइब्रिड कैसे बना है, CO इस टाइप से मान लेते हैं, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया है ये वाला, है ना। तो क्या होगा, हाईएस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और जो हाइब्रिड है, जो एक्चुअल है ना, हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर बना है, वो इन दोनों के एनर्जी के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है हाईएस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और एक एक्चुअल जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इन दोनों के बीच के जो एनर्जी का डिफरेंस है ये वाला, यही क्या हमारा रेजोनेंस एनर्जी है। ये क्या ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी और रेजोनेंस के बीच मैंने दिखा दिया है। तो देख रहे हो आप, हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है, हाईएस्ट स्टेबल, याद रखेंगे हाईएस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, जो सबसे ज़्यादा स्थायी है ऐसा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, उसका एनर्जी, और जो एक्चुअल या फिर हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है ना, उसका एनर्जी के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो मैंने आपको, अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हाईएस्ट
स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, अगर उसको देखो हर चीज़ क्या चाहता है, स्टेबल बनना चाहता है, तो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, परसेंटेज ज़्यादा होगा। मैंने बताया था जितना ज़्यादा स्टेबल होगा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा उसका पार्टिसिपेशन होगा, पर कंट्रीब्यूशन होगा किसमें, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, हाइब्रिड है ना। तो देखो ये जो हाईएस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर वो चाहता क्या है, हाइब्रिड बनना, मतलब हाइब्रिड या फिर एक्चुअल स्ट्रक्चर बनना। तो क्या करेगा ये, अपना एनर्जी, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तब जाके क्या होगा, अगर इतना अमाउंट ऑफ जो रेजोनेंस एनर्जी है इतना, है ना, इतना अगर वो रिलीज कर देता है यानी रिलीज कर देगा इस एनर्जी को, तो क्या बन जाएगा, वो एक्चुअल बन जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा। आपको पता ही है हर जितना लोअर एनर्जी होता है किसी भी मॉलिक्यूल का उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होता है। इसलिए जो यहाँ पे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है जो स्टेबल, वो क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है और क्या बनना चाहता है, एक्चुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनना चाहता है। कैसे बनता है, तो रिलीज करके, जो एनर्जी रिलीज करता है वही क्या है, हमारा रेजोनेंस एनर्जी है। फिर इन दोनों के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है वही क्या है, रेजोनेंस एनर्जी है। ये वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि लोअर एनर्जी जितना एनर्जी कोई रिलीज करता है, लोअर एनर्जी में चाहता है उतना ज़्यादा वो स्टेबल होते जाता है। यहाँ तक मैंने आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रेजोनेंस के बारे में डिटेल में समझा, क्या होता है रेजोनेंस, है ना, एक क्या है, एक वे है डिस्क्राइब करने का डिफरेंट स्ट्रक्चर को। और रेजोनेंस डिपेंड किस पे करता है, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट पे ओवरऑल डिपेंड करता है ना, दोनों इफेक्ट पे ये डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोगों ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है इसको भी हम लोगों ने समझा। सब एक ही चीज़ हो, तीनों क्या है, एक ही सेंटेंस है ना। ये तीनों के बारे में हम लोगों ने देखा। देन हम लोगों ने रेजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को भी समझा। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है ये भी हम लोगों ने देखा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर और हाईएस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते थे, रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं ना। साथ ही साथ हम लोगों ने डिफरेंट अगर आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया जाए तो उसका स्टेबिलिटी को भी आप एक्सप्लेन कर पाओगे, जैसे कि वो पोलर है, नॉन पोलर है, उसके बेस में भी, या फिर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें ज़्यादा है, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये भी हम लोगों ने रेजोनेंस थ्योरी में एक एक करके एक एक पॉइंट्स में हम लोगों ने क्या किया, इसको क्लियर कर लिया, ठीक है।